to teach you about the goods and services tax that is come under the concepts of one nation, one tax called GST, introduced from 2017. I am from Government PG College Sialde, District Almora, Dr. Abha Agrawal. Guys, ये जो आपका GST का पेपर है, GST का क्वेश्चन है, ये आपका पब्लिक फाइनेंस में आता है और BA सेकेंड ईयर के कोर्स में है वन नेशन वन टैक्स. व्हाट इज दिस? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि GST के कितने प्रकार हैं. CGST, इसे हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर. ये टैक्स, ये पूरा का पूरा इसका जो प्रोपोर्शन है CGST का, ये पूरा केंद्र सरकार के पास चला जाता है. SGST, जिसे हम कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है. तीसरे प्रकार का टैक्स है IGST. IGST क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अर्थ है इसके अंदर CGST और SGST दोनों ही शामिल है, लेकिन ये जो SGST है ये पहले वाले SGST से थोड़ा डिफरेंट है. चौथा है UGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ओके, टाइप्स ऑफ GST में जब आपका केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर यदि कोई वस्तु बनती है और वही वस्तु या सेवा तैयार होती है और उसी प्रदेश में उसका विक्रय होता है, तो वहां पर क्या लगेगा? CGST. अब चूंकि दिल्ली की अपनी भी सरकार है, वहां की विधानसभा है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण CGST और SGST उस पर दोनों लगेगा, लेकिन जो SGST है वो दिल्ली की अपनी सरकार को चला जाएगा और CGST केंद्र को चला जाएगा. अब जो प्रदेश केंद्र शासित नहीं है वहां पर भी CGST और SGST लगेगा. जैसे उत्तर प्रदेश है और ये आपके बिहार, बंगाल सारे हैं, इसमें ये दोनों ही टैक्सेस का प्रोपोर्शन 50-50% है. इन प्रदेशों में जो वस्तु बन रही है और सेवा जो तैयार हो रही है और उसी प्रदेश में अपने ही प्रदेश, इसको हम कहते हैं ना इंट्रा स्टेट ट्रेड, इन्हीं प्रदेशों में यदि बनकर उसका विक्रय हो रहा है तो वहां पर भी उन वस्तुओं पर CGST और SGST दोनों लगेगा. उस वस्तु से प्राप्त CGST का भुगतान केंद्र सरकार को होगा और SGST का भुगतान उसी प्रदेश की सरकार को कर दिया जाएगा. UGST क्या है? UGST जो हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और ये जम्मू कश्मीर और ये लक्षद्वीप, यहाँ पर CGST ना लगकर लगता है CGST एंड UGST, अर्थात यूनियन टेरिटरी टैक्स लगेगा और केंद्र का CGST लगेगा. ठीक है, एक तो सामान्य राज्य, स्वशासित राज्य हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब स्टेट ये आपके जहाँ पे विधान परिषद है और विधानसभा दोनों हैं. कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ आपके यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, संघ शासित या इन्हीं केंद्र शासित प्रदेश हम कहते हैं. तो इन प्रदेशों में क्या लगता है? UGST और SGST. जो कॉमन प्रदेश है, जो केंद्र शासित नहीं है, वहां लगता है CGST और SGST. जब माल अपने प्रदेश में बनता है, किसी एक प्रदेश में बनता है और दूसरे प्रदेश में विक्रय के लिए जाता है, तब वहां पर लगता है IGST. अर्थात IGST में CGST और SGST दोनों होता है, लेकिन ये SGST उस राज्य की सरकार को मिलता है जहां पर उस माल का विक्रय हो रहा है. अब आइए, टाइप ऑफ टैक्सेस विच हैव बीन मर्ज्ड इनटू GST. आखिर सवाल उठता है कि क्यों GST हमारे देश में लगाया गया? पहले से चल तो रहे इतने सारे टैक्सेस, वैट था तो था ही, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि सारे देश में एक ही टैक्स लगाया जाए, जबकि हर प्रदेश की अपनी अपनी कंडीशंस हैं, अपनी अपनी उनकी रेवेन्यू की डिमांड है. आखिर क्यों ना कोई प्रदेश जब वो अपनी सरकार चला रहा है, अपने नागरिकों के वेलफेयर लेवल को बढ़ाने के लिए, क्यों ना वो वस्तुओं को पे कम कर लगा के उन्हें सस्ती दरों में उपलब्ध कराए? सरकार ने कहा नहीं ऐसा, क्योंकि ऐसा करने से हमारे यहाँ 33 प्रदेश हो गए, तो 31, 28 और 31, तो इतने सारे प्रदेशों में इतने तरह के कर हो जाएंगे, तो उससे गणना में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा था वो बहुत बढ़ गया था.
दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों को समझ में नहीं आता था कि किस प्रदेश में जाओ, यहाँ पे हर जगह जो प्राइस कैसे हमारी वस्तु के अलग अलग हो जाते हैं, कि जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है। तो ये वो लोग इतनी इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे थे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बूस्टअप करने के लिए और कहते हैं ना कि पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस जो कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा लाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, एक अब तो इतनी वैश्विक पूरा विश्व जैसे एक ग्लोब वो बन गया है, विलेज बन गया है, ग्लोबल विलेज हो गया है ना, छोटे सा कोई भी कहीं भी मूव कर सकता है। तो हर चीज को के विस्तार को अब इजी करते हुए उसे यूनिफाइड किया जा रहा है। तो इस जीएसटी के अंतर्गत सामान्यतः जो ब्रॉड कैटेगरी के टैक्स थे वो 17 टाइप्स ऑफ टैक्स थे, जिनको इसमें एक टैक्स में मर्ज कर दिया गया है। और करीब 37 प्रकार के सेस लगाए जाते थे उन टैक्सेस के साथ, उन सबको मर्ज करके एक जीएसटी बना दिया गया है। ये कॉमनली नोन टैक्स क्या है? एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, एक्साइज, उत्पादन कर, सीएसटी अर्थात जो एक कोई भी प्रोडक्ट बनता था उस पर उत्पादन कर लगता था। अगर वो मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित है तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। ऑक्ट्रोई चुंगी कर, फिर लोकल टैक्सेस लगते थे। एंट्री टैक्स, यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करना है तो एंट्री टैक्स लगता था। आप कोई लग्जरी गुड्स की सेल हो रही तो उसमें लग्जरी टैक्स अलग से इम्पोज कर दिया जाता। तो इतने सारे टैक्सेस, तरह जितने टैक्स उतने डिपार्टमेंट्स आप क्रिएट करिए, उतने डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स क्रिएट करिए, उतने ही ज्यादा करप्शन के चांसेस भी हो जाते थे। तो इन सारी चीजों को मर्ज कर एक टैक्स बनाया गया जीएसटी, जो इन सारे टैक्सेस का एक कहते हैं ना एक एवरेज रेट निकालकर उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे जो भी और नए उद्यमी आए या कोई आए तो उनको समझने में आसानी होगी। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। अब आइए, ये जीएसटी है क्या? सरकार ने जीएसटी के लिए एक जीएसटी पोर्टल बनाया है ना, जैसे ऑनलाइन है पोर्टल। तो इस पोर्टल पे जाके सबसे पहले आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पैन, उद्यम, वो सारी चीजें मांगेंगे। उसके बाद आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं GSTIN अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर करीब 15 अंकों का होता है और इसके जो फर्स्ट 2 अंक हैं, ये जैसे जीएसटी नंबर इधर साइड में दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 22। तो 22 जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं ये हैं आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं स्टेट का कोड, और ये जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर बीच में के 15 नंबर है वो है आपका पैन नंबर। नंबर 1 जो है का कोड ये है क्योंकि एक उद्यमी या एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे स्टेट्स में अपनी ब्रांचेज या अपनी फैक्ट्रीज लगा सकता है। तो हर स्टेट के लिए उस एंटरप्रेन्योर का एक नंबर होता है। तो ये 15 और 2 17, सॉरी 11 और 2 13, ये 14, ये जो बीच का नंबर है आपका 1, ये आपका इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जेड क्या है? अल्फाबेट है, जेड बाय डिफॉल्ट। ये आपकी मशीन लैंग्वेज है जो उसने उस कोड को आइडेंटिफाई करती है इसके थ्रू चेक सम डिजिट। ठीक है। अब आइए, ये जो सर्विसेज टैक्स हैं, ये जो आपकी किन लोगों को इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? सबसे पहले तो जो लोग प्री जीएसटी लॉ के तहत अंतर्गत आते थे और वो रजिस्टर्ड उद्यमी थे, उन सारे इंडिविजुअल्स को यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराना है। दूसरे जो उन बिजनेसेस को अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है जिनकी जो टर्नओवर है, जो सालाना टोटल विक्रय आय है, वो जो इनके लिए लिमिट्स निर्धारित करी गई है उनसे ज्यादा है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये जो एनआरआईज हैं और कुछ लोग जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेजिंग और सेल एंड परचेज, बाइंग एंड परचेजिंग करते हैं, तो वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये वो लोग हैं जैसे जो लोग परमानेंट अपने बिजनेस में नहीं लगे हैं, जो पार्ट टाइम को बिजनेस के रूप में
पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, सपोज करिए कोई मेला है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर उस लोकल का मेला है, वहां पर उनको अपना माल बेचना है, सप्लाई करनी है और इनपुट जीएसटी प्राप्त करनी है, यानी कि उस रजिस्ट्रेशन से उन्हें कुछ कोई बेनिफिट होने जा रहा है। इसलिए वो लोग जो कैजुअली भी बिजनेस करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनको भी रजिस्ट्रेशन यदि वो कराएंगे तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, जो इनपुट जीएसटी जो बैक होती वो उनको मिलेगा। कभी भी किसी त्योहार के दौरान मान लीजिए कुछ लोग हैं भाई खाली टाइम है या बीच के अपने जॉब के दौरान कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। राखी के समय मान लीजिए बहुत सारी राखी की शॉप्स खोलकर बैठ गए या कुछ और सप्लाई करने लगे बहुत लार्ज स्केल पर, तो वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कराएंगे अनिवार्यतः, हाँ उन्हें भी कराना है कि प्रोवाइडेड कि मान लीजिए कोई त्योहार है, अब त्योहार नहीं एक सीजन ही कह लो, मान लो विंटर्स में ही कोई सेल करना चाहता है कोई जबरदस्त, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, वहां पर आपने माल सप्लाई करा और अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अपना इनपुट टैक्स बेनिफिट ले लिया। इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वाहन है, जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, उसको तो वो तो दूसरे प्रदेशों में यदि उनके वाहन जा रहे हैं तो उन्हें तो रजिस्ट्रेशन उन्हें कराना है। जो रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स टैक्स मैकेनिज्म के तहत है, जो भी सब इनपुट लेते हैं और अपना वापस कराते हैं, पहले आप पे करते हैं फिर रिफंड लेते हैं, उन सबको इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराना है। OIDR सभी ये सब जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जब आप स्रोत पे जो लोग जहाँ पे टैक्स कटता है, जैसे हमारा कॉलेज है, हमारा यहीं पे के साथ ही टैक्स कट जाएगा, तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन भी रजिस्टर्ड है GSTN के अंतर्गत। तो पर्सन हु सप्लाई, जो ई-कॉमर्स के थ्रू, जैसे ये अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारा ई-कॉमर्स को जनरेट कर रहे हैं और इसके थ्रू ये अपनी सप्लाई चेन इन्होंने बना रखी, तो इन सब को रजिस्ट्रेशन कराना होता है जीएसटी के अंदर। ये जो टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, इसमें मैंने जो अभी आपको बताया ये उसी से रिलेटेड थ्योरी है। नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। ये वो टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। कुछ पर्टिकुलर स्टेट जैसे नॉर्थर्न, ईदर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वगैरह है, और हिल स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड और ये आपके हिमाचल प्रदेश, ऐसे प्रदेशों के लिए ये लिमिट जो नॉर्मल एग्जेम्पशन लिमिट होती है उससे हाफ रखी गई है। वो लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इनको इनके साथ ये है, स्कीम ये है कि इनको दुनिया तरह तरह के जीएसटी रेट के अनुसार जीएसटी जीएसटी पे नहीं करनी है, बल्कि इनको इन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया कि हम इतनी जीएसटी हर साल या हर टर्न पे, जो इनका 3 महीने का टर्न है, इतना हम पे करेंगे, लेकिन ये कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि स्लैब्स के अनुसार चलते हैं। जैसे आजकल इनकम टैक्स रेट्स आए हुए, आपके 2 तरह के आपके इनकम टैक्स पेमेंट के 2 हम लोग को फॉर्म मिलते हैं, एक ओल्ड टैक्स रेट है, न्यू टैक्स रेट है। न्यू टैक्स रेट्स में टैक्स रेट्स कम है लेकिन कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ओल्ड टैक्स रेट में टैक्स रेट ज्यादा लेकिन बहुत सारे एग्जेम्पशन, तो लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार उसको चूज करते हैं। ऐसे ही ये कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की एक क्लॉज यहाँ पे भी क्रिएट की गई है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए कि इसके एडवांटेजेस क्या है। जीएसटी के जो टॉप एडवांटेजेस है, सबसे ज्यादा है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, भाई आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, आपको वहां के लॉस पता नहीं होते, तो आप कंफ्यूज होंगे ना, वहां कैसे करना है, क्या करना है। और आप तो एक टूरिस्ट के रूप में गए, थोड़े दिन के लिए गए, चले आए। जिस व्यक्ति को बिजनेस करना है उसे तो हर एक चीज की जानकारी होती है। अब इतने 31 प्रदेशों में तरह तरह के टैक्सेस होंगे, तो उनके हर जगह उनके माल का जो प्राइस था वो हर जगह अलग अलग हो रहा था। अब कहीं सेल ज्यादा है, कहीं कम है, तो ये सब चीजें बहुत परप्लेक्स करने वाली होती है। जब कोई भी देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स तभी आते हैं जब चीजें इजीली अंडरस्टैंडेबल हों। इसको हम कहते हैं
लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ की फिजिकल कॉम्प्लायंस अच्छी होनी चाहिए। एक कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसे कहते हैं, जो इकोनॉमिक बैरोमीटर है वो जब आप कई प्राइस रेट में बहुत फ्लक्चुएलिटी ना हो, करप्शन कम हो, क्राइम कम हो, टैक्सेस के इतने ज़्यादा ना हो कि परप्लेक्स सिस्टम उन्हें समझ में ही ना आए कि कितनी स्टेज से आपका प्रोडक्ट गुजरेगा, कहाँ कहाँ गुजरेगा। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं। वन टैक्स सिस्टम, एक टैक्स होने से भाई अभी आपके पास ही आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने सारे पेपर्स कर दिए गए कि टीचर और स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी आपको कहा जाए एक पढ़ना है, जैसे रिसर्च में होता है ना, एक टॉपिक पढ़ना है या एमए में एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो ज़्यादा इजी लगता है ना, और नीचे से ऊपर तक आते आते बहुत सारे, जब ऊपर से नीचे बहुत सारे जब पेपर्स होते हैं तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कोई भी आउटपुट दे नहीं पाते। इसी तरह से वन टैक्स सिस्टम हो जाने से बहुत चीज़ें इजी हो जाती हैं। आपको यही जानना है भाई ये टैक्स है, इसके ये रेट्स हैं और हमें इतने प्रोडक्ट पर इतना भुगतान करना है। बहुत सारे होंगे तो आपको बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार होंगे, है ना। जितने लोग हैं उतने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के पास आपको जाना होगा। लेस कॉम्प्लायंस टू बी फॉलोड, जितना कम इजी टैक्स स्ट्रक्चर होगा उतना ही इजी उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें आपको उतनी कम प्रोसीड्यूरल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसे कहते हैं कि आपको लेस कॉम्प्लायंस टू बी फॉलोड। जैसे ना हर चीज़ एक विंडो से होगी, सिंगल विंडो, एक जगह से सारा काम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपको कहा जाए ये चीज़ यहाँ करनी है, वो फलाने डिपार्टमेंट से होगी, वो तीसरे से होगी, वो चौथे से होगी, तो ऐसे व्यक्ति नहीं काम कर पाता है, क्योंकि सभी के पास समय की और ज्ञान की कमी होती है। और टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम बहुत बड़ा एक इनपुट कॉस्ट है। यदि वो किसी भी कार्य को करने में बचता है तो इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए कल्याणकारी है, आपको बेनिफिट देने के लिए करी जा रही है। सिंपल एक्सेस है, जीएसटी पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है और उसको फाइल अप करके वहीं से आप भुगतान करते रहिए। एफिशिएंसी इन लॉजिस्टिक्स, लिफ्ट फॉर द लेसर डेवलप्ड स्टेट्स, ये तो सबसे बड़ा, ये फर्स्ट इंक्रीज इन फर्स्ट एंड सिक्स, ये जो रीजंस हैं अपने आप में एब्सोल्युटली अमेजिंग हैं। लिफ्ट फॉर लेसर डेवलप्ड स्टेट, ये मैं अभी आपको जब आईजीएसटी पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, क्योंकि इससे जो आपके वो ऐसे राज्य थे जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं था या जाके ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाकर बेच नहीं पाते। जनरली वो एक बाइंग के दायरे में या बस एक मर्चेंट बनकर उनके इंडिविजुअल्स रह जाते हैं। तो ऐसे स्टेट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद स्कीम ये सिद्ध होने जा रही है। ये अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, अब भाई जब चीज़ें इजी होंगी, है ना, जैसे अब आपको एजुकेशन पॉलिसी में सारी चीज़ें अगर इजी कर दी जाए, आपको घर बैठे 40% लेक्चर्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलें, कॉलेज में अगर आप आएँ ये तो आपको तरह तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने को मिले, तो उससे क्या होता है कि हम क्या इनिशिएटिव ड्राइव कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट कराएं और पढ़ें और शिक्षा का लाभ लें। तो इसी तरह से है जब हम प्रोडक्शन के फ्रंट पे कोई काम करने जा रहे हैं तो ये कहता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आइए, एंटरप्रेन्योरशिप का एडवांटेज उठाइए, चीज़ें बहुत स्मूथ कर दी गई हैं। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग, ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट्स पहले थे कि बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन की टेंडेंसी लोग थी और ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती थी प्रोडक्ट्स की, तो उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन होने जा रहा है। बूस्टिंग ऑफ रेवेन्यू वाइज, ऑब्वियसली जब कैस्केडिंग इफेक्ट्स कम होंगे तो रेवेन्यू अपने आप ही बूस्ट होगी और लोग जब फेयर मैकेनिज्म को फेयर वे में फॉलो करेंगे तो स्टेट की रेवेन्यू बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ ऑनलाइन है, आप तो राइट इन्फॉर्मेशन है, सब चीज़ें हैं कि कहीं से कोई भी व्यक्ति अब बच नहीं सकता है। यहाँ पे क्या है, सीजीएसटी, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये वही है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है क्या। सीजीएसटी का मीन्स है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टैक्स लाइक सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंड इट इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एसजीएसटी क्या है, सेम चीज है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी क्या है, ये कॉम्बिनेशन है आपके सीजीएसटी और जो एसजीएसटी का, जो उन प्रदेशों में लगता है जहां पर वस्तु को बेचा जा रहा है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है और उन्हीं के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उन स्टेट्स को दे दिया जाता है जहां पर वो सामान बिका। कलेक्शन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल। आपको एप्लीकेबिलिटी बता ही दी मैंने, इंट्रा स्टेट, फिर इंट्रा स्टेट, देन इंटर स्टेट सप्लाई। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि
इनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए है कि यदि उनका सालाना टर्नओवर 20 लाख है, और जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, जो आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स हैं, उनके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट है टोटल टर्नओवर की वो 50% है। जैसे ही वो एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इन GSTs का भुगतान करना होगा। अगर वस्तु आप बेच रहे हैं तो उस पर है 40, अगर वस्तु गुड्स के आप व्यापारी हैं तो उस पर जो एग्जेम्पशन लिमिट 40 एंड 20 लाख है। और जो IGST है, अगर दूसरे आप प्रदेश में जाकर बेच रहे हैं तो इसका आपके टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अब ये मैंने आपको कॉम्पोजिशन टैक्स का बता दिया था। अब आप यदि रिटर्न GST रिटर्न को समय पे फाइल करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका जो GST आपकी जो कैंसिल हो जाती है वो खत्म हो जाएगी, है ना। कैंसिलेशन का अर्थ है कि जो इनपुट टैक्स है वो आपको नहीं मिलेगा यदि आप लेट करोगे, और आपको बार बार नोटिसेस नहीं आएंगे सरकार की, और इससे आपकी रेटिंग खराब होती है। आपकी अकाउंटेबिलिटी अच्छी मानी जाएगी। उसमें जैसे होता नहीं, जो लोग EMI समय पे रेगुलरली पे करते रहते हैं, कहते हैं आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी, उनको बहुत फैसिलिटेट करा जाता है और कुछ सम परसेंट पॉइंट समथिंग में आपको टैक्स को इंटरेस्ट भी कम चार्जेस किए जा सकते हैं। अवॉइड लेट फी, अगर आप लेट फाइल करेंगे, मान लीजिए एक सीमा होती है ना कि इस डेट तक आप फाइल कर दें, लेकिन मेन डेट से लेकर लेट डेट के बीच में फाइल करने पे आपको लेट फीस पड़ेगी। तो आप समय पे फाइल करिए, आप इन चीज़ों से बच जाइए, और उस पर इंटरेस्ट भी पड़ेगा। जैसे हम लोगों का कभी कभी इनकम टैक्स के यहाँ से नोटिस आया कोई आपके पास, आपने उसको एंटरटेन नहीं करा, आपका रिफंड भी था, आपने कुछ कमी कर दी और उस पे सरकार को उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो आपका रिफंड होते हुए भी, आपका क्लेम सही होते हुए भी आपको उस पे और या कभी वो कंप्यूटेशन में हो गया कि आपकी ओर से कम टैक्स कैलकुलेट किया गया, कम जमा किया, जबकि बन ज्यादा रहा था, तो उस पर फिर इंटरेस्ट, उस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो इन सब चीजों को आप समय पे अगर रिटर्न फाइल करें और CA की सहायता से करेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप अपना इनपुट टैक्स जो आपने, जब आप चूंकि सप्लायर है किसी माल को बनाते हैं तो उससे पहले आप कुछ परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स लेते हैं, उन पर जो आपने GST पे करी वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस मिल जाएगी। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं कि लोग क्या, अब एंटरप्रेन्योर्स परेशान है, जो एक तो इससे ऑपरेशनल कॉस्ट तो बढ़ी, क्योंकि हर व्यक्ति ना तो ऑनलाइन काम कर पाता है, ना उसको समझ में आता है, गलतियां होने की बहुत संभावना रहती है। बिजनेस को इतना इजी चीज तो नहीं है ना कि कोई भी ऐसे ही हैंडल कर लेगा, इतना ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल वर्क, कंप्यूटेशन वर्क होता है, तो इससे किसी व्यक्ति को उन्हें हायर करना पड़ता है, उसको पे करना पड़ता है, इससे उनकी, तो इसको कहते हैं ना कि बिजनेस की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो आपके स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना नहीं पसंद करते। जितने भी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम कहते हैं ना ऑनलाइन जो सर्विसेज, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, उनको तो कोई भी बिल ही नहीं बनेगा उनका विदाउट GST के, चाहे वो कितना, उनके साथ टर्नओवर का जो लिमिटेशन था, जो क्लॉज था, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। लेट रिटर्न फाइलिंग कैन रिजल्ट इन पेनाल्टीज। भाई अगर आप उस डेट को भूल गए, नेटवर्क चला गया है, काम में उलझ गए, तो आपको पेनाल्टी पड़ जाएगी। जैसे आप देखते हैं ना, क्रेडिट कार्ड पे आप ले लो, जरा कोई लोन लेकर देखो, पर्सनल लोन, जिस दिन EMI है उसके अगले दिन हो गया तो भाई साहब कुछ वो पे आपकी परसेंटेज पे, अब आप भाई 1-2 लाख का लोन ले रहे हो, कुछ हजार का ले रहे हो, तो 800, 700, 900 लाख पेनाल्टी पड़ जाती है। तो ये इसकी डीमेरिट्स है, ये इसकी मेरिट्स है। भाई सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरिट्स हैं, इंडिविजुअल का थोड़ा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे रूप में, ग्रॉस रूप में, अच्छी सड़कें, अच्छी पानी व्यवस्था, अच्छी बिजली की व्यवस्था, अच्छा सूचना तंत्र, अच्छा नेटवर्क, अच्छा रेलवे सिस्टम, इन सब के रूप में आपको ये सारी चीजें, सुरक्षा, क्लाइमेट, इन सब के रूप में रिटर्न मिलता है आपको वापस। अब क्या है, जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो है IGST। पहले क्या था, जैसे कुछ राज्य हैं वो
हम लोग जानते हैं हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये गुजरात, ये सब बहुत ही डेवलप्ड स्टेट्स हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट्स बहुत अच्छी हैं। तो ये अपने जब एक तो भाई आपको कोई चीज़ का अगर प्रोडक्शन करना तो सबसे ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक के रूल्स और आपकी यातायात व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जहाँ पे भी आप बैंकिंग व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग और क्विक होनी चाहिए। सारा डिजिटल का युग है, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। तो ये सारे प्रदेश इन चीज़ों में बहुत आगे रहे। अब यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगता था। इनकी सरकार इन उद्यमियों को बहुत सारे कंसेशन और रियायतें देती थी, कहती आओ हमारे एक्सपोर्ट जोन है, ये है वो है, हम आपको ये उत्पादन करने की सुविधा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज और कंपनीज होने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ के इस स्टेट के लोगों को खूब एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगा, सरकार को खूब उत्पादन कर भी मिलने लगा, सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ने लगी। अब इनका माल और जगह जा रहा है बिकने। मान लीजिए उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को उसमें जरूर शामिल हो जाती थी, थोड़े पैसे उनके बढ़ गए, लेकिन वहां पे भी माल उन्होंने पाट दिया क्योंकि यहाँ इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम थी। तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट कम करा के, जितनी कम थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर देख लो और प्रोडक्शन कॉस्ट के डिफरेंस को मेंटेन कर लिया जाए, तो ये अपना माल फिर यहीं पे बनता था, बिकता था अन्य प्रदेशों में जाके। अन्य प्रदेशों के पास एम्प्लॉयमेंट भी चला गया और उनके किसी भी प्रकार की रेवेन्यू भी उनके हाथ में नहीं आ रही थी। ये राज्य माला माल होते जा रहे थे। अब सरकार ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा, आप बुलाइए अपने यहाँ, खूब इन्वेस्टमेंट कराइए। इनके स्टेट में जहां पर अब सरकार कहती कि जिस प्रदेश में माल बनेगा वहां तो आपको खूब एक्साइज ड्यूटी लीजिए और वहां पे जो वही माल जो वहां बिक रहा है उसकी आप जीएसटी लीजिए, SGST के रूप में। लेकिन यही माल यदि दूसरे प्रदेश में बिकने जाएगा तो वहां पर लगेगी IGST और उस IGST का 50% भाग सेंटर को जाएगा और 50% उसी स्टेट को मिलेगा जहां पर वो माल बिक रहा है। तो अब वो जो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स थे वो एक कर्ज के रूप में अब नहीं रह गए। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो माल चाहे इस प्रदेश में बने या उस प्रदेश में खरीद इनडायरेक्ट टैक्सेस अपनी सरकार को पे कर रही हैं। तो इससे क्या हुआ, इवन डेवलपमेंट के काफी चांसेस हो रहे हैं और ये विस्तृत हो रहे हैं। इससे एक ही प्रदेश में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। अब क्या है, हमने इतनी जीएसटी की बात कर ली तो आइए हम देखते हैं कि जीएसटी रेट्स क्या है। आखिर जीएसटी के रेट्स को 5 स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले के 17 टैक्सेस को मर्ज करके एक जीएसटी बनाया गया, उसके 5 टैक्स स्लैब्स हैं। जैसे फूड ग्रेन्स हैं, अनाज है, जो आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश मिल्क, यानी कि जो डेली नीड्स के उत्पाद हैं मैंडेटरी, उनको 0% के स्लैब में रखा गया है। फूड ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मिल्क एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर्स, हियरिंग एड्स। 5% जीएसटी में वो वस्तुएं रखी गई हैं जैसे जो थोड़ा लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं और उन पे जैसे टी एंड कॉफी, शुगर, चीनी, मिल्क फूड फॉर बेबीज, जो बच्चों के लिए दुग्ध पदार्थ होते हैं, चॉकलेट वगैरह जो बनाते हैं ना, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब पे और मेडिसिन है, LPG सिलेंडर्स पे, इन सारी चीजों पे और रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, इन सब पर 5% आपका जीएसटी लगाया गया है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मेरे ये सबमर्सिबल पंप वगैरह, इन पर 5% आपकी ये लगा दी गई है। 12% पे है बटर, फ्रूट्स, जूसेस, बायोगैस, फर्टिलाइजर से मक्खन, फल जो जूसेस बिकते हैं ना, फलों के जूस बाहर जो डिब्बा बंद, बायोगैस, फर्टिलाइजर्स और ये उर्वरक हैं, कैंडल्स हैं, लेदर गुड्स हैं, पर्स वगैरह, यूटेंसिल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ बहुत, देखिए ये लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव है, इतनी सारी लिस्ट को यहाँ पे लिखना और सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो ये 12% के स्लैब में से आप इसके अंदर देख लीजिएगा कैटेगरीज को। 18% में टूथपेस्ट रखा गया, यानी कि आप बहुत अच्छा है कि नीम का पेड़ अपने घर में उगाएं और नीम से दातुन करना शुरू कर दें। टूथपेस्ट, रिफाइंड शुगर है ना, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब जो इस तरह के आइटम्स है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और लोग मीन्स जो जैसे जैसे इनकम ग्रुप्स हाई होता जाता है उनके द्वारा जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उन पर जीएसटी बढ़ा दी जाती है।
18% में सारे 28% में सारा लग्जरी आइटम है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स सारे जितने हैं, सैनिटरी वेयर, ये सारे मशीन मोटर कार सारी 28% की स्लैब में रखी गई हैं। अब क्या है, ये जो अब ऐसा भी नहीं है कि एक बार जो रेट फिक्स हो गया वो फिक्स ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन पर हर साल या जब भी इनकी मीटिंग होती है, हम एक आपकी जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और जो आपकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। ये सारे लोग मिलकर इन टैक्सेस पर अगर कहीं से उनको जो भी फीडबैक मिलता है जनता से, स्टेट से, उसके आधार पर फिर चर्चाएं करते हैं और यदि किसी वस्तु पे उनको लगता है कि ये इस पर बहुत ज़्यादा है तो उस पर टैक्सेस घटा दिए जाते हैं। किसी कोई रजिस्टर जिन फर्म्स के रजिस्ट्रेशन है उनकी एग्जेम्पशन लिमिट्स में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। कुछ को जीएसटी के स्लैब से कुछ वस्तुओं को बिल्कुल बाहर किया जा सकता है। तो ये सारे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। तो जुलाई 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया था तो जिन पर ये 12% के टैक्सेस थे उनको 2018 में 5% की कैटेगरी में कर दिया गया और जिन पर 18% थे वो 12% की दायरे में आ गए। तो ये क्या हुआ, ये मेजर चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ने 2018 में इंट्रोड्यूस करे आफ्टर नेगोशिएशंस एंड राउंड्स ऑफ मीटिंग्स। अब देखिए जीएसटी बिल कैसे बनते हैं। जीएसटी बिल में आप फर्स्ट देख रहे हैं श्री गणेश कैटरिंग सर्विसेज। ये कौन है, सप्लायर। इनका जीएसटीएन नंबर लिखा हुआ है, इधर स्टेट दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। देखिए ये मैं कर्सर, ये स्टेट का नाम दिया है इनका और ये है कस्टमर का नेम जो खरीद रहे हैं, ये कहाँ के, देखिए ये भी आंध्र प्रदेश के, सेम ही प्रदेश के, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ये है प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट पैक है, इसका एचएसएन कोड है, भाई प्रोडक्ट्स के नाम है उनके कोड रख दिए गए। इसकी क्वांटिटी है 200। अब इन्होंने रेट कुछ ये इस लाइन में लगता है पता नहीं क्या है, भूल गए क्या है। और इस पे सीजीएसटी 6% और इधर भी 6% लिखी हुई है, लेकिन ये इसका रेट इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पर। ये जो फ्रेट है इस पर है 500 का। अब फ्रेट क्या है भाई, उस माल को ढोना, तो वो 500 उसने चार्ज किया, उस पर भी सीजीएसटी है 6%, ठीक है। तो 560 रुपीज ये हो गए, यहाँ से शुरू हो गया। सेफ्रन इन्होंने खरीदी है, वो 800 रुपए की है, उसका रेट है। और 5 वो हैं जो भी बंडल इसके जो भी बोरे या पैक्ड आइटम है, तो 4000 रुपए टोटल इसकी वैल्यू हो गई। इसको हम कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि इतना क्रय विक्रय हुआ है इस पर टैक्स पड़ेगा। तो इस पर सीजीएसटी के जो सेफ्रन है ड्राई फ्रूट्स पर 2.5% है, तो 5% की कैटेगरी वाला ये प्रोडक्ट है। तो 5% का आधा % सीजीएसटी होगा और आधा यानी कि 2.5, ठीक है। ये जो स्लैब्स हमने जीएसटी रेट्स के देखे थे वो टोटल स्लैब्स है, उसका 50% सीजीएसटी हो जाता है और उसका 50% एसजीएसटी हो जाता है। इसी तरह से ये फ्रेट है, फिर इस पर भी फ्रेट, इसका भी फ्रेट उसने चार्ज किया क्योंकि ये अलग गया, ये अलग आया 200। इस पर ये पर भी 5% के ये कैटेगरी में ये वाला का फ्रेट था 12%, तो इसने 6% लिया है। ये 5% की कैटेगरी में है, अर्थात जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है उसी कैटेगरी का फ्रेट पर भी जीएसटी है। यहाँ पर 5% तो ये भी 5%, इनके फ्रेट पर भी 5% फ्रेट पड़ा है, 2.5 सीजीएसटी 2.5 एसजीएसटी। तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है इन प्रोडक्ट्स की है 4700, तो ये 47 और टोटल टैक्स 270 है, 135। तो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी 4970। अब ये 135 सेंटर को चला जाएगा, ये 135 आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसे गौर से देख लीजिए। अब आइए दूसरा बिल आपको बन दिखाते हैं इसको छोड़िए। जैसे आप है बीच में योर सप्लायर, आपने अपने सप्लायर से कोई सामान खरीदा जो 41 रुपए का था, उस पर आपने 5 रुपीज की जीएसटी दी, जो भी उसका रेट था, ठीक है। अब टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया, उसको 46 रुपए आपने दे दिए। अब उसी प्रोडक्ट को, चूंकि आप क्या है, आप बेचने जा रहे हैं ना, किसी भी सामान को आपने वहां से खरीदा, मान लीजिए ये
मुरादाबाद से सामान खरीद के लाया कोई 41 रुपए का, 5 उसने जीएसटी दी, टोटल अमाउंट उसने 46 रुपए पे किया। अब उसको आके वो सियालदे में बेच रहा है, ठीक है। या रामनगर से खरीद के आया और सियालदे में बेच रहा है। सियालदे में उसी 41 रुपए के आइटम को उसने 100 रुपए की उसने कीमत बना ली। इस 100 रुपए पे उसका पड़ा 18% जीएसटी, जो भी प्रोडक्ट था 18% जीएसटी पे उसने हमको वो माल कितने में दिया, 118 रुपए में खरीदा उसने। टोटल कितना टैक्स हमें, 46 रुपए में, ठीक है। तो अब ये जो 41 और 100 रुपए का डिफरेंस जो है वो तो उसका है। जो जीएसटी में जो डिफरेंस है 5 और इधर उसने हमसे 18 वसूला है, यानी कि उसे कुल 18 देना है, ठीक है। तो 5 वो पहले दे चुका है, अब वो 13 और देगा, ठीक है। या मान लो यहाँ 18 पूरा दे देता है तो उसकी 5 पूरी वापस आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी बैक करना, ठीक है। या तो वो केवल 13 देगा, 18 माइनस 5, या अगर उसने पूरा 18 यहाँ पे वो 18 पे करेगा जीएसटी रिटर्न जब फाइल करेगा, और 5 का वो इनपुट क्रेडिट टैक्स मांगेगा, ठीक है। तो उसकी जो नेट जीएसटी उसने पे करी वो रही 13%, ठीक। तो ये इस बार के जीएसटी सिस्टम में ये व्यवस्था की गई कि आपने जो टैक्स पे किया है उस पर डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। अब क्या है, जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये सेंटर और स्टेट का एक ज्वाइंट वेंचर है और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में कार्य करता है। इसमें क्या है, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स होते हैं। ये काउंसिल जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टैक्स की दरों पे, छूट की लिस्ट पे और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है रजिस्ट्रेशन की उसके संबंध में अपना ओपिनियन देती है, उसको गाइड करती है कि इसमें चेंजेस लाए जाए और कैसे लाए जाए। द सेंट्रल और जब ये काउंसिल की मीटिंग होती है तो कोई भी निर्णय जहां पे 31, 32, 34 लोग बैठे ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा निर्णय। तो उसमें जो सेंट्रल के चूंकि केवल 2 ही लोग होते हैं, लेकिन उनके वोट का 33% वेट होता है और बाकी के 31 लोगों का 66% वेटेज होता है उनके वोट का, ठीक है। अब क्या है फिर, the votes of all state governments taken together shall have 2/3 यानी 66% इनका है। अब क्या है कि जो एक चीज और है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी समझ लीजिए। क्योंकि ये एक नई अवधारणा थी और सारे राज्य बहुत हेजिटेट कर रहे थे इसे इम्प्लीमेंट करने में, तो कुछ ये तय किया गया कि यदि कुछ प्रदेशों को लॉस होता है उनके इस कारण से कि क्योंकि उनके यहाँ का प्रोडक्ट जब बाहर के प्रदेशों में बिकने जाएगा तो उस पर उनको तो कोई भी फायदा नहीं होगा, ना उनको तो कोई विक्रय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मिल नहीं रहा है, तो उनको लॉस होगा। इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उन वस्तुओं पे जो बाहर के राज्यों में बिकने जा रही हैं वहां पर जीएसटी कंपेंसेशन सेस इंट्रोड्यूस करा जाए। ये जो सेस है 5 ईयर्स के लिए लगाया जाएगा और उन राज्यों को उस साल दे दिया जाएगा, लेकिन यदि वो लोग उस सेस को उसी साल यूज नहीं कर पाते उस सेस के अमाउंट को, तो वो उस साल के जो अंतिम तिथि है उसका जो भी अमाउंट उसका बचेगा उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, 50% उनके पास रहेगा। अब ये सेस कहाँ लगाया गया, ज्यादातर उन प्रोडक्ट्स में जैसे पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर क्या है, ये सब शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इन पर ये जो सेस है 28%, पान मसाला पे 60% और टोबैको के तो कुछ प्रोडक्ट्स में 143% तक का सेस लगा है। तो अब सोचिए सरकार चूंकि इन चीजों को इनके कंजम्पशन को भी हैरेस करना चाह रही है और ये सब एक तरह से एक जैसे गुटखा पान मसाला खा के जो हमारी पूरी यूथ कम्युनिटी बर्बाद हो रही है उनको भी हैरेस करना है, और तो इसलिए इन पे इतना जबरदस्त जीएसटी सेस लग रहा है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है बहुत मात्रा में इन प्रदेशों से बाहर जा रहे थे, उनसे बहुत ज्यादा इन्हें रिवेन्यू मिल रही थी, तो उस रिवेन्यू का लॉस होगा। अब उसे कंपनसेट करने के लिए इन पर सेस लगाया गया, वो सेस इन राज्यों को दिया जा रहा है। तो ये लेकिन 5 ईयर्स के टेन्योर के लिए बाद में ये खत्म कर दिया जाएगा। अब ये देखिए इस सेस कितना 2022 में अप्रैल टू जून 2022 में इतना रिफंड हुआ इन स्टेट्स को, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को। इसका अर्थ था कि महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सब प्रदेश थे जिनसे बहुत ज्यादा माल बाहर सप्लाई हो रहा था, तभी तो इनकी रेवेन्यू में इतना लॉस हो और इनको इतना दिया जा रहा है। तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अर्थात इसका अर्थ है कि जितना कम, जो सबसे कम जिसको सेस मिला है उसके माल बहुत कम बाहर जा रहे होंगे और जिनको ज्यादा मिला उसके वहां से
बहुत ज़्यादा, तभी तो सेस का पोर्शन जो है या इनके यहाँ का जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है और या किस प्रकार की जो वैरायटी है जिसपे बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेस जीएसटी सेस लगा हुआ है, तो वो डिटरमिन करता है ना कि किस तरह का माल कहाँ से कहाँ बाहर जा रहा था, और उनका लॉस ये बता रहा है, और इनको इस संबंध में उनको कंपेंसेशन सेस का भुगतान किया गया। अब ये आपकी 17 सितंबर 2021 को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें सबसे मजेदार जो चेंज है ये आपका 4th नंबर पे। अच्छा चलिए फर्स्ट से चलते हैं। कोविड-19 की जो एसेंशियल मेडिसिन थी उनको 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उनको कंसेशनल टैक्स रेट्स लिए जा रहे हैं। आपके ये मस्कुलर एट्रोफी ड्रग्स हैं जो 16 करोड़ के करीब इनकी कॉस्ट थी जो आती थी, इनको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये जो फूड डिलीवरी एप्स हैं, एक ये जो सबसे बड़ा मजेदार चेंज इस बार की, इस 1 जनवरी 2022 से जो रेस्टोरेंट ई कॉमर्स के थ्रू फूड बाहर बेच रहे हैं एप्स के थ्रू, जैसे होता नहीं है ओला रोबा, ये तो आपने सुना ही होगा, एप्स के थ्रू सर्विसेज चल रही है, ऐसी फूड की भी डिलीवरी हो रही है एप्स के थ्रू। तो इन्होंने कहा एप्स के थ्रू जो भी, चाहे वो आप रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट के थ्रू माल सप्लाई हो रही हो या अनरजिस्टर्ड के थ्रू, इन फूड्स पर 5% का टैक्स इम्पोज कर दिया गया है ई कॉमर्स पर। ये होता ना ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू ये फूड डिलीवरी हो रही है ना आजकल, पिज्जा मैकडोनाल्ड वगैरह इन सब ने ये खूब चीजें खोली। मैकडोनाल्ड तो घर बहुत हाई फाई है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट से भी फूड सप्लाई हो रही है एप्स के थ्रू। अगर तो वो भाई आप चोरी छुपे वैसे कर लीजिए, भाई हमने ऑर्डर किया फोन से और आ गया तो वहां सब बच जाएगा, बिल नहीं ले रहे। लेकिन अगर एप्स के थ्रू आपने ऑर्डर किया है कि घर बैठे भैया इतना सामान दे देना और आ गया, तो उस पर 5% की जीएसटी है। अब ये जो ICDSA इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो चावल खरीदे जा रहे थे उन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। जैसे ही कैंसर की जो एक ड्रग्स थी उस कीट्रुडा, इस पर भी जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। कहने का अर्थ ये है कि सरकार की जो अप्रोच है वो कल्याणकारी, जो आपकी जनता है लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए है, निर्धन की को सुरक्षा देने के लिए है और आपकी लाइफ को सेव करने के लिए है, और जो स्क्रूपलस कंजम्पशन है जिसे हम अभिदृश्य उपभोग कहते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको हैरेस करने के लिए उनकी नीतियां हैं। तो ये था वन नेशन वन टैक्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। तो फिर आभा अग्रवाल को आप इजाजत दीजिए अपना लेक्चर खत्म करने की।